जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में है और स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए ये बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बेटा। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। क्या कहेंगे? कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसलिए बेटा कभी भी अपनी मंजिल को सीमित मत रखना, अपनी मंजिल को कभी भी सीमित मत रखना, मंजिल हमेशा बड़ा ही चुनना। और अगर आपको मतलब सफलता या असफलता के डर से कभी ऐसा ना हो कि आप कोशिश भी ना करें, आप कोशिश कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से पुनरावृत्ति की उसमें कि हम लोग क्या क्या चीज़ें अब तक पढ़ चुके हैं। तो बेटा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद में हम लोग यूज़ ऑफ इट और दियर भी पढ़ चुके हैं, मतलब इट, दियर और ट्रांसलेशन में टेंस, ये इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस सब को आप लोग देख चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही दिया गया है, जहां से आप जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद में यूज़ ऑफ इट है, यूज़ ऑफ दियर है या फिर टेंस है। इस सब को भी आप लोग पहले इस चैनल पर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो और इस क्लास को बेटा लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और यहाँ से देखते हैं शुरुआत से। शुरुआत में क्या कह रहा है? इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? तो आदेशात्मक वाक्य होता है। और आदेशात्मक वाक्य को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य हमारा इम्परेटिव है या नहीं है? ये कैसे पहचानेंगे? तो देख लीजिए पहचान में कि जिन वाक्यों में आदेश हो, सुझाव हो, निवेदन हो, ये ना नहीं रहेगा यहाँ पर। जिन वाक्यों में आदेश, सुझाव, निवेदन, प्रस्ताव आदि भाव हों वह वाक्य आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आप आदेश दे रहे हैं तो अपने से छोटे को आदेश देंगे। अगर कोई आपका मित्रवत है, कोई आपके बराबर का है, तो आप उसे सुझाव देंगे, क्योंकि वो आपका आदेश नहीं मानेगा। अच्छा, सुझाव आप अपने बड़े को भी दे सकते हैं, अपने हमउम्र को भी दे सकते हैं और अपने छोटों को भी दे सकते हैं। निवेदन है तो आप अपने बड़ों के सामने आप क्या करेंगे? निवेदन करेंगे। और प्रस्ताव मित्रों के साथ में, जैसे कहीं मान लीजिए जाना हुआ तो चलो यहाँ चलते हैं, चलो घूम आते हैं, चलो खेलते हैं, चलो हंसते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी सुझाव है। तो ये सब बेटा किस में होते हैं? जिस वाक्य में हो उसे हम क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य कहेंगे। इसके बाद में इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ओ अथवा ईए की ध्वनि आती है। ये आपका महत्वपूर्ण है। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होता है? ध्वनि कौन सी आएगी? तो ओ या फिर ईए। जैसे वहाँ जाओ, यहाँ आओ, मेरी मदद कीजिए, मुझे अपनी किताब दीजिए। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी आप लोग जानते हैं कि आदेशात्मक वाक्य है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें अभी पहचान और बाकी है। तो पहचान देखते हैं क्या बाकी है। पहचान आपकी यहाँ पर है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। समझने के लिए केवल यू होता है।
भाई देखिए, आप सुझाव किसे देंगे, आदेश किसे देंगे, निवेदन किससे करेंगे, प्रार्थना किससे करेंगे, ये सब आप किससे करेंगे, जो आपके सामने होगा। सामने मतलब जो आपकी बातों को सुन रहा होगा। और बातों को सुनने वाला प्रोनाउन कौन सा होता है, तो याद कीजिए, प्रोनाउन में आपको मैंने बताया था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन श्रोता होता है, यानी जिससे बात की जाती है। और उसमें केवल एक ही प्रोनाउन तो होता है यू। और यू कहाँ है, यू आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन का जो होता है वो समझने के लिए होता है। बहुत रेयर केस में इसे लिखा जाता है, अन्यथा लिखा नहीं जाता है। अब चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कहा गया इस भिखारी को एक कंबल दे दीजिए। अंत में देखो ई की ध्वनि आ रहा है। अगर यही मैं कहता इस भिखारी को एक कंबल दे दो, तो अंत में ओ की ध्वनि आती। ऐसे कृपया मेरी मदद कीजिए, तो अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, ई की। अच्छा, यहाँ इस भिखारी को एक कंबल दे दीजिए, ये क्या है, ये आदेश का भाव है, या फिर कह सकते हैं सुझाव का भी भाव है। अगर आप अपने बड़े से कह रहे हैं तो सुझाव है, और अगर छोटे से कह रहे हैं तो आदेश है। दे दो कह दो तो आदेश हो जाएगा, दे दीजिए कह रहे हैं तो सुझाव हो जाएगा। और कृपया मेरी मदद कीजिए, इस वाक्य को देखें तो इसमें क्या है, इसमें आपका निवेदन है। लेकिन दोनों ही वाक्यों में देखो सब्जेक्ट नहीं है, अंत में ई की ध्वनि आ रही है या ओ की ध्वनि आ रही है। और हम लोगों को क्या मिल रहा है, ऊपर वाले वाक्य में आदेश का भाव, और नीचे वाले वाक्य में यानी इस वाले वाक्य में आप लोग देखते हैं निवेदन का भाव है। तो ये सभी बेटा हम लोगों को इसमें मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके रूल्स। तो रूल्स में देखिए है यहाँ पर रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन क्या कह रहा है, आदेश वाले वाक्यों में, जैसे किसी वाक्य में अगर आदेश है तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में फिर आप लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, तो एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, कह रहे हैं दोनों खिड़कियां बंद कर दो। बंद कर दो मतलब आदेश दे रहे हैं ना। कोई छोटा, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं या बैठे हुए हैं और मम्मी या पापा किसी ने कहा कि दोनों खिड़कियां बंद कर दो, तो यहाँ पर उन्होंने आदेश दिया है ना, आपसे निवेदन नहीं किया है। तो क्या कहा, दोनों खिड़कियां बंद कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ब क्या है, बंद करना। काम क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो बंद करने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज लिखेंगे। अच्छा, क्या बंद करने की बात हो रही है, तो दोनों खिड़कियां यानी कि बोथ विंडोज। तो क्या हो जाएगा, क्लोज बोथ विंडोज। उसके बाद में फिर क्या है बेटा, फिर है कि अपने मित्र को यहाँ बुलाओ। तो किसे बुलाओ, अपने मित्र को। किसे बुलाने की बात हो रही है, अपने मित्र को। यहाँ पर भी आदेश है। जैसे मान लीजिए आप दो मित्र हैं, कोई शरारत किए, कोई बदमाशी किए और आप पकड़े गए। अब आपने कहा कि नहीं मैं अकेले नहीं था, मेरा एक मित्र और था। तो क्या हुआ, ये होता है कि आप अपने मित्र को यहाँ बुला करके लाओ। तो यहाँ बुलाने की बात हो रही है, कार्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी कॉल। किसे, अपने मित्र को, यानी योर फ्रेंड। कॉल योर फ्रेंड कहाँ पर, तो यहाँ पर, कॉल योर फ्रेंड हियर। यानी जब भी वाक्य में आदेश होगा तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में फिर जो कुछ भी बचेगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला रूल क्या कह रहा है। तो अगला रूल बेटा क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि कृपया या सदैव होने पर सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं। मान लीजिए किसी वाक्य में कृपया है तो कृपया वाले वाक्य निवेदन वाले होते हैं और सदैव वाले वाक्य सुझाव वाले होते हैं। तो अगर निवेदन या सुझाव वाले वाक्य हों या फिर कह सकते हैं कि कृपया या सदैव हो, तो सबसे पहले हम इन्हीं की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल्स में देखिए, इस वाक्य में अगर कोई कह रहा है तो क्या कहेंगे, एग्जाम्पल्स में देखिए क्या कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। जैसे यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं ना कि कृपया मेरी मदद कीजिए, तो क्या होगा, प्लीज़। क्या हो गया, प्लीज़। सबसे पहले कृपया की इंग्लिश क्या होती है, प्लीज़। और हमने क्या कहा है कि कृपया या सदैव की इंग्लिश सबसे पहले लिखो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लीज़ लिखेंगे। और क्या करने के लिए कह रहा है, तो मदद करने के लिए, यानी हेल्प किसकी, तो मेरी। तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इसके बाद में फिर क्या है, अपने बड़ों का सदैव सम्मान करो।
देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सुझाव दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा? सुझाव दिया जा रहा है कि आप अपने बड़ों का सदैव सम्मान करो। तो आप नहीं कहा गया, क्योंकि इस लिखने के लिए तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो क्या हो गया, अब देखो सदैव लगा है बीच में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सदैव की इंग्लिश लिख लेंगे ऑलवेज। अब करने को क्या कह रहा है, तो सम्मान। तो सम्मान की इंग्लिश क्या होती है? रिस्पेक्ट। किसकी? अपने बड़ों की। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अपने की अंग्रेजी इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा योर ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आपका समझने के लिए यू होता है। तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी आप क्या लगाते हैं? योर लगाते हैं। इसलिए अपने की अंग्रेजी इंपरेटिव में कभी भी हिज, हर, माई, अवर, दियर या फिर एड्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट फिर योर एल्डर्स, यानी ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब आप लोग यहाँ तक का यानी कि 2 नियम इसका पढ़ चुके हैं, पहचान पढ़ चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको इतने में तो आप कमेंट में तुरंत बताइए, और अगर समझ में आ गया है तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार सूचित कीजिए, बताइए कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि वाक्य में मत, अगर मत लिखा है तो उसके लिए क्या करना है? डू नॉट लिखना है। और कभी मत के लिए क्या लिखना है? नेवर। कहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। यानी वाक्य में मत के लिए डू नॉट और कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले ही तो होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वर्ब के ठीक पहले करेंगे। जैसे कहा गया कि एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, यहाँ बेटा अभी होना चाहिए, मैंने इसका अभी लिखा था, तो देख लीजिए यहाँ पर अभी फूल मत तोड़ो। क्या हो रहा है कि अभी फूल मत तोड़ो, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो मत है, अच्छा इसमें आदेश है, मना किया जा रहा है, तो क्या करेंगे? प्लक से शुरुआत करते, लेकिन मत लगा है तो इसलिए डू नॉट लिख देंगे। डू नॉट प्लक फ्लावर नाउ। क्या हो जाएगा? डू नॉट प्लक फ्लावर नाउ। ये आपका हो गया। अब है कभी किसी को गाली मत दो। देखो यहाँ पर कभी यहाँ पर है और मत कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। कभी और मत दोनों मिल रहे हैं ना, कभी और मत आपको दोनों मिल रहा है। जैसे हमने क्या कहा कि कभी यहाँ है और मत यहाँ पर है, तो इसलिए इसका अनुवाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले नेवर लिख करके शुरुआत करेंगे। तो एब्यूज मतलब गाली देना होता है किसको? जैसे पहले अगर आपको केवल ये बनाना हो कि किसी को गाली मत दो, तो आप बनाएंगे कि नेवर मतलब सीधे एब्यूज एनीवन। मतलब अगर बनाना हो कि किसी को गाली दो तो उसके लिए आप एब्यूज एनीवन हो जाएगा। लेकिन नेवर जब है तो इसका क्या हो जाएगा? कभी मत। और कभी मत वाक्य में लगा हुआ है, इसलिए आपको नेवर का प्रयोग सबसे पहले करना होगा। अगर देखिए हर नियम के बाद आप ये चीज़ जरूर बताएं कि हाँ सर जी समझ में ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए, और समझ में आ गया है तो भी आप बता दीजिए कमेंट में तुरंत कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अगले नियम का। ये नियम आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेट के प्रयोग से संबंधित नियम है, और इस नियम में बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए वाक्य की क्रिया के अंत में ने के साथ दें, दो या दीजिए हो, क्या हो? दे हो या फिर दो हो या फिर दीजिए होने पर लेट लिखकर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ने, अगर देखें कि नींद के साथ दे दो अथवा दीजिए है तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। स्ट्रक्चर में देख लो तो जैसे सबसे पहले क्या हो जाएगा? लेट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में अब देखिए दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट लिखा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। तो बेटा अगर वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है तब के लिए है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप वो लेट के बाद ही लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखने का क्या मतलब है यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? कौन कौन से? तो देख लेते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका दो प्रकार का, एक तो आपका डायरेक्ट होता है और दूसरा
इनडायरेक्ट, मतलब एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर्म और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर्म होता है। तो जो प्रत्यक्ष कर्म होता है बेटा, ये आपका हमेशा निर्जीव होगा, मतलब इस ये क्या होगा, तो ये हमेशा निर्जीव होगा। और इनडायरेक्ट जो होता है ये क्या होगा, तो ये हमेशा सजीव होगा। अब जब दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो सजीव पहले लिखा जाता है और निर्जीव वाला बाद में लिखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग अभी चल रहे हैं किसके बारे में, कि अगर वर्ब में दो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कह रहा है कि अब मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहा है, अब मुझे जाने दीजिए। तो देखो यहाँ पर ने के साथ में आपको दीजिए मिल रहा है, क्रिया के अंत में ने के साथ दीजिए मिल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे। और किसे जाने देने की बात हो रही है, तो मुझे, तो मुझे के लिए बेटा क्या करेंगे, मी लिखेंगे, यानी लेट मी। क्या करने की बात हो रही है, जाने देने की, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। तो क्या हो जाएगा, लेट मी गो, और अब का नाउ, लेट मी गो नाउ, ये आपका सही हो जाएगा। और उसे फुटबॉल खेलने दें, देखो अंत में ने दें मिल रहा है ना, तो जब ने दे मिल रहा है और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, हिम होना चाहिए, ठीक है, या हर होना चाहिए। देखिए उसे शब्द से आप जेंडर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, इसका मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला वाक्य आप अभी काट दीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि लेट लिखेंगे, उसे की अंग्रेजी आप लोग क्या लिखेंगे, हिम या फिर हर। तो आप यहाँ पर चाहे हिम लिखो चाहे हर लिखो। अच्छा दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो उसे है दूसरा फुटबॉल है, तो इसमें सजीव कौन था, उसे है, तो उसे के लिए हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस शब्द से आप ये नहीं बता सकते कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी प्ले, क्या भैया, तो फुटबॉल, लेट हिम या हर प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने दें, ये आपका बना इस वाले वाक्य का। इसमें ही जो लिखा है, यहाँ अगर आप यम बढ़ा लेते हैं तो हिम ये भी सही हो जाएगा। फिर क्या है, उन्हें किताब पढ़ने दो, उन्हें किताब पढ़ने दो। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी आप लोगों का उन्हें के लिए बेटा देम होता है, हिम नहीं होता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर मुझसे हो गया क्योंकि आज जल्दी जल्दी में हम क्लास बनाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर टाइपिंग एरर आपको आगे से नहीं मिलेगा, ये हम प्रयास करेंगे। तो क्या है बेटा, सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद में देम लिखेंगे, लेट देम, फिर रीड, उसके बाद बुक, क्या हो जाएगा, लेट देम रीड बुक, उन्हें किताब पढ़ने दें। देखो दो ऑब्जेक्ट होगा तो लेट के बगल हमेशा सजीव वाला ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ तक आप लोग बताइए कि क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आई तो कन्फ्यूज़न क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं इधर अगले वाले पर। अगला वाला इसका एक नियम और है, वो क्या है कि वाक्य के शुरू में आओ हो या फिर आओ हम है या फिर चलो है या चलो हम है। मतलब आओ, आओ हम, चलो, चलो हम होने पर सबसे पहले लेटस या फिर लेट्स दोनों होता है। लेटस आपका फुल रूप में है और लेट्स जो है ये एब्रीविएशन फॉर्म है, यानी कि संक्षिप्त रूप है। तो चाहे लेटस लिखो चाहे लेट्स लिखो, दोनों आपका सही होगा। लिख कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, मतलब हमें आओ की अंग्रेजी कम नहीं लिखनी है या आओ हम की अंग्रेजी वी कम नहीं लिखना है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले लेटस लिखेंगे या फिर लेट्स लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आपका जो अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो लिखेंगे, उसके बाद में अदर वर्ड लिख देंगे। अस भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो अगर दूसरा कोई और है तो उसे हम वर्ब के बाद में लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, जो कुछ बचेगा उसे लिख देंगे। जैसे यहाँ अब आप दो लोग देख लीजिए इसके एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, आओ हम बाग में बैठें, तो कौन बैठे, तो हम, ठीक है, आओ हम है ना। अब इसके लिए आओ हम के लिए हमें क्या करना है, हमें और कुछ नहीं करना, बस सीधे लेटस लिख लेना है। तो लेटस लिख लिया गया। अब करने को क्या कह रहा है, बैठने का। किस चीज़ की बात हो रही है, तो बैठने की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, सिट लिखेंगे। कहाँ पर, बाग में, यानी इन द गार्डन, लेट अस सिट इन द गार्डन। इसके बाद में फिर
क्या कह रहा है कि चलो अभी कोई खेल खेलें। देखो इसमें चलो लगा हुआ है, तो वाक्य नहीं कहना है, आपको सीधे इसी से शुरुआत करना है, ठीक है। क्यों? अच्छा एक चीज़ और है, ये वाले वाक्य जो लेट अस वाले या लेटस वाले वाक्य होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें प्रस्ताव की बात होती है। और इसके पहले जो लेट वाला वाक्य भी मैंने बताया है, उसमें निवेदन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, चलो के लिए हमने लेट्स लिख लिया, जैसे लेटस लिखो या लेट्स लिखो, बात एक ही है। और क्या करने की बात हो रही, खेलने की, तो खेलें यानी प्ले, क्या खेलें, कोई खेल यानी एनी गेम, और अभी का नाउ, लेट अस प्ले एनी गेम नाउ, आओ चलो हम अभी कोई खेल खेलें या चलो कोई खेल खेलें। अब देखते हैं, आओ हम धूप में ना बैठें। एक यहाँ पर ना वाला लेने का कारण ये है कि जब आप ना देखते हैं तो डू नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं होना है। जब लेट लगा है तो लेट सबसे पहले आओ हम के लिए लिखा, और बेटा वर्ब के फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट अस नॉट सिट, ना बैठें, आओ हम ना बैठें, कहाँ, इन द सनशाइन, इन द सनशाइन, आओ हम धूप में ना बैठें। ठीक है बेटा, तो क्लास आपका अभी तक जितना चला है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दें। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, और अगर समझ में आ गया है यहाँ तक का तो भी बताएं। आप लोग बताएंगे उसके बाद ही फिर अगले पेज पर चला जाएगा। चलो ठीक है, आ रहे हैं कमेंट, कुछ लोग बता भी रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपका एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर अब तक बेटा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को बेटा आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें और उन्हें भी सजेस्ट करें कि वह भी पढ़ें। चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हों, चाहे विद्यालय वाले बच्चे हों, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे आप लोगों से। और आज बेटा ना तो कक्षा 10 की क्लास चल पाएगी, ना ही क्लास 12 की क्लास चल पाएगी। कल आप लोगों का कल से रेगुलर 10 और 12 की बुक का भी क्लास चलाया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।